सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड का चैप्टर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का 4th पार्ट पढ़ेंगे। ये स्टार्ट होएगा सोयल एज ए रिसोर्स से, यानी कि मृदा संसाधन। Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। The soil is a living system. It takes millions of types to form soil up to a few centimeters in depth. मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। Release parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life time are important factors in the formation of soil. मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनकशील अथवा संस्कारशील जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। वेरियस फोर्स ऑफ नेचर such as change in the temperature, actions of running water, wind and glacier, activities of decomposers, etc. प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। Activities decomposer etc. contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। Soil also consists of organic, humus and inorganic materials. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India can be classified in different types. मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। India has varied relief features in landforms, climatic reliance and vegetation type. These have contributed in the development of various types of soils. भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पति पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। Alluvial soils. This is the most widely spread and important soil. जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है। The entire northern plains are made of alluvial soil. और ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में ये संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। These have been deposited by 3 important Himalayan river systems: the Indus, the Gangas, the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari and Krishna and Kaveri rivers. ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हैं। एक संकरे रेत के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। The alluvial soil consists of various properties of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valleys, soil properties appear somewhat bigger in size in the upper reaches of the river valley.
I see near the place of the break of slope. The soil are coarse. Such soil are more common in pediment plants such as dars, chos and tarai. जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चोर, क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। Apart from the size of their grains of component, soil are also described on the basis of their age. कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की है, पुराना जलोढ़ बागर, नया जलोढ़ खादर। According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial bagar and new alluvial khadar. The bagar soil has the higher concentration of conker nodule than the khadar. बागर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बागर मृदा की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं। It has more fine particles and is more fertile than the bagar. जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। Alluvial soil as a whole are very fertile. Mostly this soil contain adequate proportion of potash, phosphoric and lime, which are ideal of the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस चूनायुक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों के मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। Soil is the drier areas are most alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ब्लैक सोयल, काली मृदा। This soil are black in color and are also known as regger soil. Black soil is ideal for growing cotton and it is also known as black cotton soil. इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनकशैलों में काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बैसाल क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनकशैलों से बनी है। It is believed that climatic conditions along with the apparent rock materials are the important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and it's made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Satpura, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and the Krishna river valley. ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। रेड एंड येलो सॉइल्स।
Red soils developed on crystalline igneous rocks in the areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in the part of Odisha, Chhattisgarh, the southern part of the middle Ganga plain and along the pediment zone of the western Ghat. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated forms. लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटेराइट सॉइल। Laterite has been derived from the Latin word later, which means bricks. The laterite soil developed in areas with high temperature and heavy rainfall. This is the result of intense leaching due to heavy rain. Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly in the decomposer like bacteria, get destroyed due to high temperature. लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेटेराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। Laterite soils are suitable for the cultivation with adequate doses of manners of fertilizers. These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Odisha and Assam. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय, कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। एरिड सॉइल। मरुस्थलीय मृदा। Arid soil range from the red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature evaporation is faster, and the soil lacks humus and moisture. The lower region of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soil become cultivable, as has been
in the case of western Rajasthan. मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदाओं की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की फसल सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्पंदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। फॉरेस्ट सोइल, वन मृदा। These soil are found in the hilly and mountainous area where sufficient rainforests are available. The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty and valleys, sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudations and are acidic with low humus content. The soil found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terrace and alluvial plains, are fertile. ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिक एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously, and generally there is a balance between the two. Sometimes the balance is distributed due to the human activities and deforestation, overgrazing, constructions and mining, while natural forces like wind, glacier, water lead to soil erosion. The running water cuts through the clayey soil and makes deep channel as gullies. The land becomes unit for cultivation and is known as badland. In the Chambal basin, such as land are called ravines. Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन इत्यादि के कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी, जल मृदा अपरदन होते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। विंड ब्लोज soil of sloping land known as wind erosion. Soil erosion is also caused due to the defective method of farming, plugging in a wrong way, up and down. The slope forms channels for a quick flow of water, leading to soil erosion. Plugging along the contour lines can declarate the flow of water down and slopes. This is called contour plugging. Stakes can be cut out on the slopes, making terrace cultivation restrict erosion. Western and
central Himalayas have well-developed terrace farming. Large fields can be divided into two strips. Strips of grasses are left to grow between the crops. They break up the force of wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees of create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the establishment of sand dunes and in establishing the desert in western India. ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसका भूमि कहते हैं यानी कि बेडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि यानी कि रेवाइन कहा जाता है। कई बार जल विस्तार क्षेत्र को ढके हुए जल के साथ नीचे की ओर बहता है और इस स्थिति में जल क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर साथ में बह जाती है। इसे चादर अपर्दन यानी कि शीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल से ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती जाती है जिसे समोच्च जुताई कंटूर प्लगिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं और सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। सोपान यानी कि सीढ़ीदार। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित होती है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, भारत के पर्यावरण की दशा। द विलेज ऑफ सुखोमाजरी and the district of Jhabua have shown it is possible to reserve and land degradation. Tree density in Sukhomazri increased from 13 per hectare in 1976 to 1272 per hectare in 1992. सुखोमाजरी गांव झाबुआ जिले ने ये कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। Regeneration of the environment leads to economic well-being as a result of greater resource availability, improved agriculture and animal care and consequently increasing incomes. Average annual household income is Sukhomazri range from rupees 10,000 to 15,000 between 1979 and 1984. पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता कृषि पशुपालन में सुधार के महत्वपूर्ण आमदनी बढ़ती है। समाज में आर्थिक समृद्धि आती है और सुखोमाजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। People management is essential for ecological restoration, with people being made the decision makers by the Madhya Pradesh government. 2.9 million hectares or about 1% of India's land areas are being greened areas. The state through watershed management. पर्यावरण की पुनः स्थापना के लिए लोगों द्वारा इनका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है। वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि
भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। यही अपना पार्ट 4 समाप्त है। अब अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे।